हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर अजहर में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल वीर गाथा काल के इम्पोर्टेंट नोट्स। तो यहां आप लोग देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, आपके एग्ज़ाम में अगर आदिकाल या वीर गाथा काल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे क्वेश्चंस जो आज तक पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, और शॉर्टकट में हम लोग आदिकाल और वीरगाथा काल पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो नहीं होगा, लेकिन छोटे से वीडियो में ही हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से डिटेल में एकदम कवर कर लेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी व्याकरण की तैयारी 110% आप लोगों की मैं करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। आदिकाल, आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। ठीक, कहीं कहीं आदिकाल लिखा रहता है तो कहीं कहीं वीरगाथा काल लिखा रहता है। ठीक है। और यहाँ पे अगर ईस्वी की बात करें तो 650 से 1350 ईस्वी तक था आदिकाल और वीरगाथा काल। अगर हम यहीं पे संवत की बात करें, संवत की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 700 से 1400। ठीक, अब आते हैं आगे हिंदी साहित्य के आरंभिक काल। ठीक है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नामकरण का जो प्रश्न है वो विवादास्पद है, मतलब इसके एक मत नहीं है। आदिकाल या वीरगाथा काल का जो नामकरण हुआ है उसके नामकरण में एक मत नहीं है। काफ़ी सारे विद्वानों के द्वारा बहुत सारे मत दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग सबके मत देखते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये विद्वान हैं और यहाँ पे नामकरण इन्होंने आदिकाल या फिर वीरगाथा काल का नामकरण इन्होंने किस नाम से संबोधित किया है। ठीक है, तो डॉक्टर गियर्सन ने चारण काल कहा है। ठीक है, मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा है। ठीक है, राहुल संकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत युग कहा है। ठीक, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने बीज वपन काल कहा है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है आपका। उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने वीरकाल कहा है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दी है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सबके नामकरण देख सकते हैं। फ्रेंड्स, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आदिकाल के बहुत सारे क्वेश्चंस यहीं मतलब यहाँ से भी पूछे जाते हैं। ठीक है, कि नामकरण में मान लीजिए सपोज आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया है, तो किससे किया है? वीरगाथा काल से। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर बहुत सारे सबके आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल या फिर संधि काल की संज्ञा दी है। ठीक है, अब आते हैं आगे। आदिकाल में दो शैलियाँ मिलती हैं। कितनी शैलियाँ मिलती हैं? दो शैलियाँ। ठीक है, दो शैलियाँ मिलती हैं। पहली जो शैली है वो डिंगल है, दूसरी शैली है वो पिंगल है। ठीक है, दूसरी शैली जो है वो पिंगल है। अब यहाँ पे देखते हैं, डिंगल शैली में कर्कश, कर्कश का मतलब होता है यहाँ पे कड़वा। ठीक है, शब्दावली का प्रयोग होता है, जबकि पिंगल शैली में कर्णप्रिय यानी मधुर शब्दावली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कर्कश शब्द के कारण, कर्कश मतलब डिंगल। ठीक है, कर्कश शब्द के कारण डिंगल शैली अलोकप्रिय होती चली गई। ठीक, उसके बाद जबकि कर्णप्रिय, कर्णप्रिय मतलब मधुर,
ठीक है, तो वो पिंगल शैली थी, जबकि कर्णप्रिय शब्दावली के कारण पिंगल शैली जो थी वो लोकप्रिय होती चली गई और आगे चलकर इसका ब्रज भाषा में क्या हो गया, विलय हो गया। ठीक है, अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीचे कि ब्रज बोली को ब्रज भाषा का दर्जा सूरदास जी के कारण मिला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ब्रज बोली को ब्रज भाषा का दर्जा सूरदास जी के कारण मिला है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आदिकाल साहित्य के तीन सर्व प्रमुख रूप हैं। ठीक है, कितने हैं, तीन सर्व प्रमुख रूप हैं। पहला है आपका सिद्ध साहित्य, दूसरा है आपका नाथ साहित्य, तीसरा आपका है रासो साहित्य। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहला देखते हैं सिद्ध साहित्य में कि क्या क्या है। ठीक है, सिद्धों द्वारा, किसके द्वारा, सिद्धों द्वारा जनभाषा में लिखित साहित्य को सिद्ध साहित्य कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के प्रचार हेतु रचा गया है। ठीक है, उसके बाद सिद्ध कवियों की रचनाएं दो रूपों में मिलती हैं। सिद्ध कवियों की रचनाएं दो रूपों में मिलती है, पहला है आपका इसमें दोहा कोश और दूसरा क्या है, चर्यापद। ठीक, इसको आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। सिद्धार्थों द्वारा रचित दोहों का संग्रह, किसके द्वारा, सिद्धार्थों द्वारा रचित दोहों का जो संग्रह था उसे दोहा कोश के नाम से, ठीक है, तथा उनके द्वारा जो रचित पद थे वो चर्या पद के नाम से प्रसिद्ध हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं, दूसरा जो था वो नाथ साहित्य था। ठीक, दूसरा जो था वो नाथ साहित्य था। 10वीं शताब्दी में शैव धर्म नए रूप में जन्मा जिसे नाथ पंथ या हठयोग कहा गया। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 10वीं शताब्दी में कौन सा धर्म एक नए रूप में जन्मा जिसे नाथ पंथ या हठयोग कहा गया, तो कौन सा धर्म था, यहाँ पे शैव धर्म था। ठीक है, या क्वेश्चन इस तरह घुमा के भी पूछ सकता है कि शैव धर्म जो 10वीं शताब्दी में जन्मा उसे किस नाम से पुकारा गया, तो नाथ पंथ या फिर हठयोग के नाम से पुकारा गया। ठीक है, और नीचे देखते हैं नाथ साहित्य के प्रवर्तक जो थे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है फ्रेंड्स। नाथ साहित्य के प्रवर्तक गोरखनाथ जी थे। ठीक है, उसके बाद नीचे देखते हैं रासो साहित्य काव्य। रासो साहित्य काव्य को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, कितने वर्गों में, 3 वर्गों में बांटा गया है। उसके बाद नीचे देखते हैं, इसमें आपका पहला है वीर गाथात्मक रासो काव्य। ठीक है, पहला है वीर गाथात्मक रासो काव्य। इस काव्य में राजाओं की वीरता का वर्णन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन उठा के पूछ देगा कि राजाओं की वीरता का वर्णन कौन से रासो काव्य में उल्लिखित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, वीर गाथात्मक रासो काव्य में राजाओं की वीरता का वर्णन है। ठीक है, जैसे पृथ्वीराज रासो, ठीक है, ये भी वीर गाथात्मक रासो काव्य है। हमीर रासो, खुमार रासो, परमाल रासो और विजयपाल रासो। ठीक है, इसे आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो था वो श्रृंगार परक रासो काव्य। ठीक है, इस काव्य में श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि आदिकाल में श्रृंगार का वर्णन किस रासो काव्य में है, तो वो हो जाएगा आपका आंसर श्रृंगार परक रासो काव्य। ठीक है, या फिर इस तरह भी पूछ सकता है कि श्रृंगार परक रासो काव्य में किस चीज़ का वर्णन है, या फिर किस काव्य का वर्णन है। ठीक है, इस काव्य में किसका वर्णन है, तो यहाँ पे आपका श्रृंगार हो जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जैसे में विशलदेव थे, विशलदेव रासो, संदेश रासो और मुंज रासो, ये सभी जो हैं ये श्रृंगार परक रासो काव्य हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम लोग लास्ट वाला देखेंगे, ठीक है। तीसरा जो था वो धार्मिक व उपदेश मूलक रासो काव्य। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि इसमें धार्मिक व उपदेश मूलक चीज़ों का वर्णन होता था, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इस काव्य में धार्मिक व उपदेश मूलक का वर्णन है, ठीक है। जैसे उपदेश रसायन रासो, चंदन बालवा रासो, स्थूली भद्र रासो, भरतेश्वर बाहुबली रासो, रेवंतगिरी रासो, ठीक है। ये सारी जो काव्य हैं ये धार्मिक और उपदेश मूलक काव्य हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आदिकाल या वीर गाथा काल में जो कवि थे या फिर जो रचनाकार थे उनकी बहुत सारी रचनाएं थी। तो वो कौन कौन से रचनाकार थे और कौन कौन से उनकी रचना है वो हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आदिकालीन रचनाएं एवं रचनाकार, ठीक। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे रचनाकार और यहाँ पे रचना लिखा गया है, ठीक है। तो पहले जो थे वो गोरखनाथ थे। गोरखनाथ ने क्या क्या लिखा था? नाथ शब्दी, पद, प्राण संकली, शिष्यादासन, पंथ के प्रवर्तक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, पंथ के प्रवर्तक, ठीक। तो उसके बाद जो दूसरा है फ्रेंड्स आप लोगों का पृथ्वीराज रासो, ठीक है। पृथ्वीराज रासो जिन्होंने चंद्रवरदाई लिखी थी, ठीक है। पृथ्वीराज रासो ने चंद्रवरदाई लिखी थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आदिकाल में अगर सबसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो यही है ये क्वेश्चन, ठीक है, कि पृथ्वीराज रासो ने कौन सी रचना की थी? तो उन्होंने चंद्रवरदाई की रचना की थी, ठीक है। शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से पूछता है कि चंद्रवरदाई किसने लिखा? तो पृथ्वीराज रासो जी ने लिखा था, ठीक है। अब शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, ठीक है? तो वो कौन सा है? चंद्रवरदाई, ठीक है, चंद्रवरदाई, ठीक। उसके बाद अब नीचे देखते हैं शांगधर जी ने हमीर रासो की रचना की थी, ठीक। उसके बाद देखते हैं दलपति विजय जी ने खुमाड़ रासो की रचना की थी, ठीक। उसके बाद जगनीक ने परमाल रासो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद नल सिंह भाट, ये इन्होंने विजयपाल रासो की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद नरपति नाल्ड, इन्होंने बीसल देव रासो की रचना की थी, ठीक। इन्होंने बीसल देव रासो की रचना की थी। और आदिकाल में ये विद्यापति जी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है विद्यापति जी ने पदावली की रचना की थी। क्या? पदावली की, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ देता है कि विद्यापति जी ने आदिकाल में जो पदावली की रचना की थी वो किस भाषा में थी, ठीक है, या वो किस भाषा में है? तो ये पदावली जो है मैथिली में है, ठीक। उसके बाद कीर्तिलता कीर्ति पताका, ठीक है। यहाँ पे कीर्तिलता और कीर्ति पताका इन्होंने अवहट में लिखी, ठीक है। उसके बाद लिखनावली ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लिखनावली इन्होंने संस्कृत में इसकी रचना की थी, ठीक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो बार बार चाहे यूपी बीएड का एग्ज़ाम हो या फिर आपके बिहार बीएड का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो या फिर बिहार टेट का एग्ज़ाम हो या बिहार स्टेट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या हिंदी से रिलेटेड चाहे कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, या फिर आपके बीपीएससी टीआरई की एग्ज़ाम हो, ठीक है, या सुपर टेट की एग्ज़ाम हो, तो उसमें ये सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये सभी चीज़ों का मतलब ये जो हमने आपको इस वीडियो में सारी चीज़ें बताई हैं आदिकाल या वीरगाथा काल से रिलेटेड, तो ये सारे नोट्स कर लीजिए फ्रेंड्स और इसको अच्छे से आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। ये क्वेश्चंस आपके बार बार रिपीट होते हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। तो फ्रेंड्स
आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को जो हिंदी है, हिंदी की संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपकी संपूर्ण तैयारी कराऊंगा, चाहे बात करें हिंदी साहित्य की या फिर हिंदी व्याकरण की, मैं आपकी संपूर्ण तैयारी कराऊंगा। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।